गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। यस सर। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही एकदम अपना मस्त टाइम पास वाला टॉपिक है, स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। तो आज जो है ना भाई, हम लोग बने हैं इन्वेस्टिगेटर और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। ये अपने को जो काम करना है वो क्या करना है अपने को कि भाई बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो आने वाले जो भी पेजेस है उसमें अपने को पूरा ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग माइंड, ऑडिटर के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग माइंड, एक एक एरिया को चुन चुन के कैसा उसको, है ना, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे ढूंढ के निकालने का, वो सब बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा इसके अंदर। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द स्पेशल एस्पेक्ट्स, राइट, in connection with the business investigation? So these are the things. Point number one, we have to focus upon what is the overall picture. पूरा पहले उसको ओवरऑल पिक्चर को स्टडी करने का। इन सच बिजनेस इन्वेस्टिगेशन utmost important is key to first have what the overall picture. First we have the overall picture of the position of the business the which it is being investigated before the details are gone into. ओवरऑल बिजनेस के बारे में मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि दिस इज बिकॉज दे आर ओनली द सिंबल्स, बराबर कि नहीं? दिस इज बिकॉज फिगर्स आर ओनली व्हाट सिंबल्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट देम इंटेलिजेंटली विदाउट नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड इन विच दे हैव इमर्ज्ड। सो इसीलिए अपने को अगर नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड चाहिए, सो वी हैव टू हैव व्हाट द ओवरऑल पिक्चर्स। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं, अपने को यहाँ पे क्या देखना है फर्स्ट पॉइंट पे कि बॉस फर्स्ट पॉइंट अपन फोकस कर रहे हैं कि नंबर्स को रहने दो भाई, एकदम सिंपल पढ़ना। आज का टॉपिक एकदम कोई ऐसा खास क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट नहीं है, बस दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो भाई पहले क्या है जाने का, क्लाइंट का पूरा ओवरऑल, जैसे अपन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस ऑडिट के लिए भी लेते हैं, तो वैसे ही इसका पूरा नंबर्स के इंटरप्रिटेशन आपको तभी समझेंगे जब आप क्या करते हो, आप नॉलेज लोगे। सो ऐसा है। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, बराबर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्च्यून्स ऑफ द बिजनेस। फॉर्च्यून्स का मतलब क्या है यहाँ पे, उनकी किस्मत। तो इनकी किस्मत किस वजह से अफेक्ट होती है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि अगर लेबर डिस्टर्बेंसेस है, बराबर कि नहीं, लेबर अवेलेबल नहीं है, कहीं राइट्स हो रहे हैं, बराबर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए या बैन कर दिया, जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, अल्कोहल बैन कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, बिजनेस के पूरे जो है ना नक्शे कदम बदल जाते हैं। ठीक है, सो हमें वो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, राइट? It is therefore necessary that the impact of all these factors should be studied and their effect on the business is judged on consideration of the profits in the past. So इसका effect on the business और profit, इसके ऊपर आपने पूरा ध्यान रखना है। For studying the economic and financial position of the business, the following should be considered. So क्या क्या बात हुई, हम लोग फर्स्ट यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर हम लोग ने देखा है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों ओवरऑल पिक्चर देखा। देन सेकंड पॉइंट जो है वो हमने क्या देखा कि वी फोकस्ड अपॉन दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, बराबर। मतलब हम यहाँ पे जो बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि हाउ डज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। सो वी टॉक अबाउट इज द political and economic factors कि how the business is getting affected, and फिर उसका impact जो है profit पे and their effect on the business judged on the consideration of the profits in the past। मतलब पिछली बार भी कहीं ऐसा कुछ हुआ है क्या, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके वजह से गवर्नमेंट के पॉलिसीज या टैक्सेस या इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक लेबर, उसके वजह से पास्ट में भी क्या आपके प्रॉफिट के ऊपर कुछ इंपैक्ट हुआ है क्या? अगर हम लोग और एग्जांपल्स की अगर इधर बात करें,
सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कहे यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ लेके आया, सो जीएसटी लॉ अगर आया तो इसके ऊपर क्या प्रॉफिट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ, राइट, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, बराबर है। गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स बैन कर दिए, फिर कंडीशंस लगाई, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। या अगर अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस है, बराबर है, जो इंटरनेशनल ट्रेड, बराबर है, सो इंटरनेशनल ट्रेड अगर है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट चाइना के साथ बिजनेस करना नहीं करना, ये सारी बातें। सो वी हैव एन ओवरऑल पिक्चर। सो इसका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट क्या है, तो हम लोग उसको स्टडी करने के लिए देखेंगे कि क्या उनके पास एडिक्वेसी और अदरवाइज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर दे सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ। धंधे में कितना पैसा लगा है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पैसा कितना लगा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करा है तो कितना पैसा लगा है, काफी हेविली इन्वेस्टेड हो तो स्टेबिलिटी है बिजनेस में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो कभी भी बिजनेस बंद करके जा सकते हो, ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, कि आने वाले समय में, बराबर, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या फोरकास्ट कर रहे हो कि डिमांड कितनी होगी आपकी, बराबर है। ओवरऑल, ये ओवरऑल है, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, इतना वो डिटेल में अभी तक हम लोग चुन चुन के एक एक स्टेप नहीं देख रहे हैं। सो फोरकास्ट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स, द ट्रेंड ऑफ सेल्स प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, विल हेल्प टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड विल बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर, कि क्या ऐसा फ्यूचर में होगा क्या। Whether profit of the business could be expected to maintain in the future, would yield adequate return, बराबर है, in the return on capital employed. So यहाँ पे profit and the return on capital, that is हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके बिजनेस का ROI, क्या ये फ्यूचर में इतना रहेगा क्या, whether a business is operating at 100% capacity or improvements can be made to reach the capacity. सो आप आपकी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट ओवरऑल पिक्चर के बारे में मेरा बच्चा हम लोग बात करें। सो जब बिजनेस के इन्वेस्टिगेशन करने को चले हैं तो मतलब आप सोचो ना, ऐसे किसी का भी बिजनेस तो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, एकदम मतलब डिस्कशन कर रहे हैं अपन, आज कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्कशन। भाई तू मेरा बिजनेस इन्वेस्टिगेट करने आया, तो सर कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है क्या, बोला हाँ यार। तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप क्या पूछते हो सबसे पहले कि ओके, क्या बिजनेस कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, ये सारी बातें जो है हम लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। फिर आप देखते हो कि अच्छा क्या सर वो रिसेंटली जीएसटी लॉ आया तो बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ क्या, यार सर वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, लेबर शॉर्टेजेस दिख रहा है आजकल, बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ क्या। तो एक जनरल हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हो गया, फिर वो अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन की बात करेंगे। तो आप पूछेंगे कितना पैसा लगाया सर आपने धंधे में, कितना सेल हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना मिलेगा क्या आपको, ठीक है ना, कैपेसिटी कितना यूटिलाइज कर रहे हो। तो ऐसे वैसे तीन चार बातें जो है अपने को जनरली इंक्वायर करने का है, दैट्स इट, सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर अब थोड़ा ओवरऑल पिक्चर जाने के बाद सबसे पहले बैलेंस शीट के बजाय हम लोग आएंगे किधर, तो भाई हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अबाउट व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी बात करने का अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करने की। प्रॉफिट एंड लॉस कि वी विल स्टडी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ऑफ अ कंसर्न। It is necessary to consider each item. Necessary to consider what? Each item included therein in relation to the corresponding items in the profit and loss account for the previous year. Sales, purchase, salaries, right? सारी बातें in the previous years.
there it is therefore necessary that a summary in columnar form should be prepared of the balances included in the statement of profit and loss account, say for a period of 5 to 7 years. तो इससे क्या हो जाता है ना, बेसिकली आप एक एनालिसिस कर सकते हो. तो अभी वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात कर रहे हैं सेल्स की, या अपन बात कर रहे हैं अबाउट परचेसेस की, या कोई दूसरे सैलरीज की, ऐसे कोई भी खर्चे हैं, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसा. तो ऐसा ईयरली 1, 2, 3, 4 ऐसा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक समरी बनाओ ऐसा कॉलम फॉर्म में. तो इससे क्या होता है, आपको पूरा ट्रेंड पता चलता है. क्या पता चलता है आपको? पूरा ट्रेंड कि बिजनेस क्या हो रहा था, किस हिसाब से हो रहा था, कहाँ कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, किस वजह से कम ज़्यादा हुआ. तो ये सारी बातें जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगी. क्लियर है? सो वो क्या कहता है, इन द फोरगोइंग समरी, in the place of figures of opening and closing inventories, the figures of inventory consumed will be there for each product. In different years should be inventory consumed लिखो. Example दिया है यहाँ पे. It should also be verified that inventories have been valued on consistent basis throughout the period under review. If there has been change in the valuation of inventories, it should be adjusted. Further, in the summary, the gross profit ratios and the ratios of the gross profit ratio, GP ratio, and ratios of relationship between various items of expenses should be indicated or entered. So इससे क्या पता चलता है? The trend of these ratios should be examined. If there is a wide divergence in them, explanation for the same should be sought. The preparation of the summary attention should be also should be paid in the following matters. तो एक एक ऐसा. तो इधर उसने क्या बोला यहाँ पे? सो इधर वो बोलता है कि आप इन्वेंट्री के बारे में बातचीत करो, बराबर के नहीं. इन द प्लेस ऑफ फिगर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, द फिगर्स ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट शुड बी एंटर्ड. सो इन्वेंट्री आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो आपने लिखना है. फिर ये इन्वेंट्री का आपने वैल्यूएशन, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, बराबर. तो ये सब आपने लिखना है. तो ये जो इधर बात कर रहा है अभी किसके लिए है? ये सब P&L का आइटम. इन्वेंट्री एक आइडिया दिया कि सब 5-6-7 साल का ऐसा करने का आराम से, एकदम मस्त बढ़िया एकदम जोरदार. सो अभी और कौन से आइटम्स को फोकस करने का. तो पहले आइटम्स देख लेते हैं कौन से. तो बोलते हैं टर्नओवर को देखो. अभी आपको समझ में आना कि ये कॉलम बनाने का, ट्रेंड लेने का. डाइवर्जेंस मतलब क्या है? डाइवर्जेंस मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि देर इज व्हाट अ सिग्निफिकेंट डेविएशन. बहुत सारा डेविएशन है, तो क्या करने का उसके हिसाब से. तो पहले अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? टर्नओवर, वेज स्ट्रक्चर, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, exceptional and non-recurring items, extraordinary items, repairs and maintenance, सारे खर्चे देखने के लिए. अनयूजुअल ईयर, कभी क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शनल प्रॉफिट है या कहीं कभी लॉस है, तो ये अपने को देखने का है. सो ऐसे कुछ बातें हम लोग P&L के आइटम्स को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल में. चलिए, सो टर्नओवर के बारे में बात करते हैं आज. मजेदार है, इजी लग रहा है क्या? यहाँ पे पूरा बिजनेस का कच्चा चिट्टा पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि उसके बिजनेस के बारे में समझ में आए इसके लिए. सो पहले ऑल द फिगर्स शुड बी ब्रोकन डाउन. टर्नओवर में इट शुड बी ब्रोकन डाउन into various products sold to show the variations in the turnover of individual products from year to year. कि इससे क्या तुम्हें वेरियस प्रोडक्ट्स से तो इनको वेरिएशंस इन टर्नओवर मिलेगा. अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप साइमल्टेनियसली आपके कॉपी में नोटिंग्स करते भी जाओ. तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो मैं बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे डिस्कशन करूंगा बहुत सारा कुछ बोलूंगा,
बट मैं जो बातें बोलूंगा तो आपको वो क्या हो जाएगा, ध्यान में नहीं रहेगा बाद में कि सर ने उस समय पे लेक्चर में क्या बोला था। तो आप वो नोटिंग्स करते जाओ साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेरा बिजनेस आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप ओवरव्यू तो ले लिया आपने, कैपिटल कितना है सर, ठीक है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना है, प्रॉफिट कितना है, सेल्स का ट्रेंड क्या है, पूरा ये इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अभी अपन आ रहे हैं किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसमें पहला आइटम अपन ने क्या लिया, टर्नओवर। तो अभी आप मेरे को पूछोगे कि सर ओके, आप टर्नओवर का जो है ना विषय, तो आप क्या कीजिए सर, आप ये बताइए हमें कि सबसे पहले आपका सेल्स है ना, हाँ, तो मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट आप बेचते हो। तो मैं बोलूँगा भाई फाउंडेशन पे बेचता हूँ, इंटर पे बेचता हूँ, और फाइनल पे भी बेच रहा हूँ। तो फाइनल में कौन सा प्रोडक्ट सर, ऑडिट, इंटर में कौन सा, कॉस्टिंग और ऑडिट, फिर उसके बाद फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, फास्ट ट्रैक और रेगुलर। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको पूरा डिटेल में आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, ठीक है। इन दिस वे इट इज पॉसिबल कि आप क्या पता कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1, यू विल फाइंड द वेरिएशंस इन द टर्नओवर। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड आउट, बराबर, द प्रोडक्ट्स द सेल्स ऑफ विच हैव बीन इंक्रीजिंग, किसका सेल्स जो है किसका बढ़ रहा है, बराबर, एंड किसका घट रहा है। तो ये एनालिसिस करेंगे, वेरिएशंस में आपको पता चलेगा कि बॉस कौन सा प्रोडक्ट सर आपका ज्यादा बिक रहा है, या कौन से प्रोडक्ट का आपका जो सेल है वो गिर रहा है, ताकि आप बाद में वो इन्वेस्टिगेट करोगे ना तो रीजंस पता चलेंगे। तो ये जो हो गया एक प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्ट के हिसाब से। अब दूसरा, वी कैन ऑल्सो डू इट बाय रेफरेंस टू व्हाट, द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स इन द ऑर्डर्स बुक, बाय रेफरेंस टू द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। अब आपको क्या ऑब्टेन करना है, तो we talk about is the list of customers in the order books. It should be ascertained whether the business has a very large turnover with few customers or small turnover with several customers, ठीक है। the order books should be seen for that. अभी कभी कभी क्या होता है ना, आप समझिए बात को, कि जैसे कुछ बिजनेस होता है, जैसे अपन बात करें कार्स की बिजनेस, एग्जांपल्स लिखते जाना, पॉइंट बाय पॉइंट आप एग्जांपल्स अच्छे से समझते जाना, लिखते जाना। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो कार्स बेच रहे हैं, तो कार्स बेच रहे हैं तो क्या होता है, एक गाड़ी बेची, अब मान लो BMW, मर्सिडीज, इनका भाई एक गाड़ी बेची 60-70 लाख का धंधा होता, टर्नओवर भाई एक गाड़ी बेची 70 लाख रुपए का धंधा हो गया। तो कमाल की बात है यार। तो आप समझिए एक व्यक्ति को बेच के हम लोग बहुत सारा धंधा कर रहे हैं। या अब उल्टा चलते, डीमार्ट, डीमार्ट भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, बट उसको लाखों लोगों को प्रोडक्ट, वो लाखों लोगों का बिलिंग होता है। तो आपका बिजनेस कैसा है कि आप एक जन को बेच के ज्यादा पैसे कमा रहे हो, या ज्यादा लोगों को बेच के ज्यादा पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे। सो द ऑर्डर बुक शीट बी एग्जामाइंड कि इसमें कहीं फिक्टिशियस सेल्स तो नहीं है ना, ठीक है ना। सो ये आपको देखना है, लार्ज टर्नओवर विथ फ्यू कस्टमर्स और स्मॉल टर्नओवर विथ सेवरल कस्टमर्स। फिक्टिशियस सेल्स के बारे में देखना है, टू बूस्ट अप द प्रॉफिट्स, बूस्ट मतलब टू increase. If so, the figures of the sales for the year or years should be adjusted. If the business consists of activities which are dissimilar in operations, like manufacturing and agency, then apart from splitting the income between the two sources, expenses should also be apportioned. Splitting the income and expense should also be apportioned to arrive at the figures of profit from each of these activities. अगर अलग अलग डिसिमिलर बिजनेसेस है आपके, एक ही इसमें चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप एजेंसी, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो। एजेंसी मतलब क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग भी, कि आप एक तो खुद बनाते हो और उसको बेचते हो, और दूसरा साथ साथ आप क्या करते हो, दूसरों से खरीद के भी बेचते हो। सो दोनों का इनकम, दोनों के खर्चे अलग अलग निकाल के दोनों एंटिटीज का कितना प्रॉफिट है वो निकालना है आपको। सो पॉइंट नंबर 1, माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको टर्नओवर का
कैसा एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करना है, ये समझ में आया क्या आपको? तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, टर्नओवर के लिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बॉस, कि अपन को प्रोडक्ट वाइज करना है, अपन को कस्टमर वाइज करना है, अपन को ऑपरेशन वाइज करना है उससे, ठीक है ना? सो ये बातें अपने को देखना है, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, कस्टमर वाइज एंड ऑपरेशन वाइज, तीन बातें अपने को देखने हैं। तो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस आप कीजिए, वेरिएशंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है? नंबर 2, अभी चलते हैं सेल्स के बाद वेज स्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज का सैलरी। सो द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, बराबर, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वेजेस एंड द रेट्स ऑफ वेजेस शुड बी एग्जामाइंड। तो आप बोनस कैसे देते हो, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो, राइट? छुट्टी का पैसा डिडक्ट करते हो क्या, एक्स ग्रेशिया, अलग अलग अलाउंसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, तो ये सब आप कैसे प्रोवाइड करते हो, वो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वेजेस आपको वो समझ में आना चाहिए। सो वी टॉक अबाउट इज मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वेजेस एंड द रेट शुड बी एग्जामाइंड। ऑन ओकेजन्स अ बिजनेस में हैव टू पे, बराबर, ऑन ओकेजन्स मतलब इन सर्कमस्टेंसेस, कभी कभी वी हैव टू पे हायर वेजेस देन दोज प्रिवेलिंग इन अदर बिजनेसेस इन द सेम नेबरहुड इन परसुएंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल रिवॉर्ड। कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, हायर वेजेस देने पड़ते हैं, जो इंडस्ट्री कोई और जो है वो उतने नहीं दे रहा है जितना अपन दे रहे हैं, कभी कभी ऐसे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, may have to pay higher. Another factor which is important to consider is the is relationship of the business with its workers and labor unions. A business has suffered several industrial disputes, strikes, and has had its working interrupted them frequently, cannot be expected to prosper unless proper settlement is reached with the workers union. तो ये बातें अपने को देखना है। तो कभी कभी ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है काम करवाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनके बोनसेस देते हैं हम लोग। तो हम लोग, आप देखते हो कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ओवर टाइम देते हैं, भले ही ज़्यादा पैसा जाता है बट उनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बोनस देते हैं तो काम और करते हैं, इसॉप देते हैं, ऐसा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द वर्कर्स, बराबर, क्योंकि नहीं तो अगर वो बार बार स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कोई मजा नहीं रहा इसके अंदर, सिंपल। सो फर्स्ट आइटम हमने क्या देखा, टर्नओवर। सेकेंड आइटम इज वेज स्ट्रक्चर। थर्ड, पी एंड एल का आइटम कौन सा है, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। सो शुड बी कंपेयर्ड, year on year basis पे it should be compared and verified that the depreciation has been provided on year to year basis on consistent basis and that it is adequate. Also, the necessary adjustment in depreciation charge should be made if it is the practice of the company to write off the assets on renewal basis. अगर वो एसेट रिन्यूअल हो रही है तो आप उसे राइट ऑफ कर रहे हो क्या, नया एसेट खरीदे तो जो बचा कुचा है उसको राइट ऑफ और डिस्कार्ड कर दो। फिर उसके बाद अगर एसेट्स आपकी रिवैल्यू हो चुकी है, it should be confirmed that depreciation on the increased valuation is what adjusted. Generally, with age, the cost of maintenance and assets should also increase. If it has not, the reason thereof should be ascertained. तो क्या होता है, जैसे as asset gets old, assets get old, right? Cost of maintenance increases. तो आपको ये पूरा ट्रेंड देखना जरूरी है, एसेट्स जैसी पुरानी होती है तो इसमें मैं आपको और जैसे बताऊं क्या, ये दो ऐसे पिलर चलते हैं, दो ट्रायंगल्स है ना, ये ऐसे होते हैं ये, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, ये दो ट्रायंगल होते हैं, एक अप एक डाउन। समझा नहीं सर? इसको थोड़ा अलग बनाओ, इसको अलग से हट के इधर इधर ऐसे ऐसे बनाता हूं।
ये जो है ना, आप समझिए, ये मेंटेनेंस का कॉलम है और ये डेप्रिसिएशन का है। जब हम लोग WDV से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, ये इसीलिए फिर ओवरऑल बैलेंस संतुलन बना रहता है। इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन इज हाई तो मेंटेनेंस का कॉस्ट इज लो, क्योंकि एसेट इज न्यू। सो इसीलिए वो इवन पिक्चर दिखने के लिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई डेप्रिसिएशन एंड क्या बोलते हैं उसको, लो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। एंड में क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन कम हो जाता है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस ये साथ में लिंक्ड है, ऐसा फंडा है। व्हेन वी फॉलो WDV, ऑब्वियसली SLM वगैरह फॉलो करते हैं तो फिर वो डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहता है, बट WDV देयरफॉर इज मोर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अमंग ऑल द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोग ऑफिस में भी देखते होंगे क्लाइंट्स के पास कि जनरली ऐसा होता है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना है, सबको प्रोवाइड किया ना, और ऐसा। सो दिस इज व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। गुड। सो फर्स्ट पॉइंट इज टर्नओवर, वेज स्ट्रक्चर, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। चलिए, in case of the leasehold properties, it should be ascertained that adequate provision has been made for dilapidation charge which may be payable at the end of the lease। जो एंड में अगर कुछ भी आपके क्या बोलते हैं उसको, डैमेजेस वगैरह है, तो उसके लिए जो पैसा देना आपको पड़ता है, राइट, उसको बोलते हैं डिलैपिडेशन। सो इट शुड बी वेरीफाइड कि वो उतना बराबर से उसका प्रोविजन करके रखा है ना। सो इसका एडिक्वेट प्रोविजन होना चाहिए। Compliance with AS should also be verified. So relevant AS कौन सा है यहाँ पे, AS 10, property, plant and equipment। Easy है? Yes. So turnover, wage structure में how the wages are computed, relationship, and last में उसका जो higher wages आप देते हैं वो। Now managerial remuneration. Point number 4. It should be verified that remuneration payable to the managerial person is not in excess in relation to the profits of the business। जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आप अगर उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम डिवोटेड बाय ईच ऑफ देम, तुम कितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से उसका दाम होगा। However, it could also be that no or only nominal remuneration has been charged in the accounts। बराबर है। इन इधर केसेस कभी कभी क्या हो सकता है, नहीं है या नॉमिनल रेम्यूनरेशन दिया है। इन इधर केस एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू अराइव एट ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, वो एडजस्टमेंट होना चाहिए। द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज टू बी सीन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर कंपनीज एक्ट वो कितना है, इट इज 11% ऑफ net profit before depreciation and managerial remuneration। MR मतलब क्या, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। सो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को। तो किसी को ज्यादा नहीं, रेम्यूनरेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगा भाई, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको आपने रेम्यूनरेशन देना चाहिए, टाइम डिवोटेड के हिसाब से। कभी कभी हो सकता है कि आपने रेम्यूनरेशन ही बुक नहीं किया हो या नॉमिनल किया होगा अननेसेसरी प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी को सही तरीके से डिराइव कर सको। तो टर्नओवर का देखा, वेज स्ट्रक्चर का देखा, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अभी कभी कभी क्या हो सकता है, देयर मे बी व्हाट सम एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स। क्या बोल रहा है, एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स। सो इट इज कस्टमरी टू एडजस्ट, कस्टमरी मतलब नॉर्मल, custom, routine, to adjust exceptional items in the summary of profit and loss account in order that they may not obscure, adjust करते हैं exceptional items को so that they may not obscure the trend of the profits। मतलब वो profits को जो है ना
वो उसको खराब ना करे वो ट्रेंड को, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम्स को, ये किसकी बात हुई? एक्सेप्शनल आइटम्स। कभी कभी हम लोग एक्सेप्शनल आइटम्स की जो बात करते हैं कि अगर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, एक्सेप्शनल आइटम हो गया बराबर, आउट ऑफ द वे जाके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं। इन द मैटर ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम्स इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट adjustments are made in respect of exceptional items which do not recur from year to year or can be considered exceptional having regard to their materiality or periodicity. So ये exceptional क्या हो सकता है, आपको उसका क्या बोलते हैं, दे डू नॉट रिकर फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि अगर ईयर टू ईयर तो रूटीन ही हो गया ये, और इट कैन बी कंसिडर्ड हैविंग रिगार्ड टू व्हाट, मटेरियलिटी और पीरियोडिसिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो कोविड के टाइम पे पब्लिक सैनिटाइजेशन के ऊपर कंपनीज ने इतना खर्चा किया है उसका हिसाब नहीं, तो इट वाज व्हाट, एन एक्सेप्शनल आइटम बट अ नॉन रिकरिंग आइटम, बराबर कि नहीं? इट वाज एन एक्सेप्शनल बट अ नॉन रिकरिंग आइटम। सो ऐसा जो अनयूजुअल बराबर या एक्सेप्शनल है, तो उसको अपन कहते हैं कि बाबा वो आपने बराबर से एडजस्ट करना चाहिए। इन दिस कनेक्शन वी हैव टू वेरीफाई व्हाट, examine income tax assessment orders of the business to find out the items which have been treated as revenue but has been considered inadmissible by the taxing authorities। क्योंकि आपने वो खर्चे को जोड़ लिया बट फिर इनकम टैक्स ने बोला रहने दे भाई। जैसे मैंने एक क्या बोलते हैं, कपड़ों के खर्चे का बिल जोड़ता था मैं, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स ने बोला नो अरशद सर यू कैन नॉट डू दिस, यूनिफॉर्म एक्सपेंस नहीं है ये, बराबर के नहीं? यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, तुम रोज अलग अलग कपड़े पहन रहे हो, रोज थोड़ी यूनिफॉर्म चेंज होता है। मैंने कहा ओके सर, तो मेरा वो खर्चा अलाउ नहीं किया ऐसा। सो ये आपको देखना है, एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है। वेयर द इफेक्ट ऑफ दीज एबनॉर्मल ऑन टैक्स पेड ऑफ द कंपनी, सो इसका इफेक्ट of these has been abnormal on the tax paid by the company from year to year. Suitable adjustment should be made for the taxes paid as well as the assets amount. Likewise, the adjustment should be made in respect of what, exceptional profits and losses, like profit or loss of sale of an obsolete asset, obsolete outdated asset. Okay, पढ़िए इस पॉइंट को एक बार अच्छे से। ओके चलो, सो अब बात करते हैं आइटम नंबर 6, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इट इज वन ऑफ द, अभी ये नॉन रिकरिंग नहीं, इट इज द रिकरिंग एक्सपेंस occasionally noticed. It is that this expenditure is unduly heavy in some years while it is quite low in what some others. तो कभी कभी क्या होता है, कभी अनड्यूली हैवी होता है, कभी कभी मशीन्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो एकदम से उसको फिर अपन क्या करते हैं, रिपेयर करा लेते हैं, और अच्छा खासा रिपेयर करा लेते हैं उसको। तो रिपेयर हो गया तो फिर वो अपन बोलते हैं ऐसे कि सर ये लैपटॉप सर खराब हो गया यार, तो अभी क्या करूँ, इसको लैपटॉप को रिपेयर करा लो। तो रिपेयर कराऊंगा तो चले जाएंगे मेरे पैसे, बट फिर सर एक ही बार ठीक करा लो तो फिर उसके बाद बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो वही बात है ये कि कभी कभी क्या होता है, वो खर्चा अनड्यूली हैवी होता है, बराबर है, भाई कभी कभी ये एकदम लो होता है,
इन सम ईयर्स। तो ये आपको दिमाग में रखने का है कि ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि भले ये रिकरिंग खर्चा है तो हर साल रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा सेम ही होगा, ठीक है। जनरली कंपनीज एज अ मैटर ऑफ रूटीन undertake major repairs, overhauls, and maintenance program in the interval of 3 to 4 years, while running repairs and maintenance continue in usual manner, which give rise to fluctuation charges. Unless periodic, major expenses are treated as deferred expenditure. Besides, ये क्योंकि heavy expenditure होता है तो it is treated as deferred expenditure. Besides, due to wrong allocation between capital and expenditure, क्या हो सकता है, रिपेयर चार्जेस में appear to be heavy or low. If fluctuating and abnormal charges for repairs is noticed, it should be investigated to scrutinize head thoroughly to establish correct and normal charge for repairs. सिंपल एकदम। तो ये बस ध्यान में रखना इन्वेस्टिगेशन करते समय, नहीं तो आप बोलो अबे यार कभी कम है कभी ज्यादा है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, इधर फ्रॉड हुआ है, ऐसा ये नहीं। ये दिमाग में बातें ध्यान में लेके चलने वाली है। ओके, चलो। अनयूजुअल ईयर, कोविड-19 अनयूजुअल ईयर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, कोविड अभी आया तो वो क्या बोल दिया कोविड ने, सैनिटाइजर वालों का धंधा फुल, मास्क बेचने वालों का धंधा फुल, मेडिकल्स फुल, बराबर के नहीं, डोलो बेचने वाले एकदम बढ़िया, बराबर, एंटीबायोटिक्स बढ़िया। तो अनयूजुअल, अभी अभी इतना का धंधा होता है उनका, तभी बहुत ग्रो कर लिया, अभी कुछ भी नहीं है सर। सो कंपनीज रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बोलता है, कंपनीज रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में शो अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इट में बी हाईली इरेटिक एंड फ्लक्चुएटिंग। कभी ट्रेंड ऐसा 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 ऊपर जाएगा, या कभी कभी ट्रेंड ऐसा 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 नीचे आएगा। सो कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, कभी फ्लक्चुएशन। इरेटिक मतलब नॉट स्टेबल। So where a definite trend is discernible, the job of investigating account is simplified. He can adopt recent years record profitability as the basis of estimating future. But if same is fluctuating, अगर वो stable है तो definite trend है तो simple है काम। But अगर fluctuating है, बराबर, there would be more demand on, but same is fluctuating, more demand on judgment of the accountant in selecting the period. In such case, you have to take the past 9-10 years. तो ओवरऑल एक आइडिया आ जाता है कि देखो एक क्या होता है ना, इसमें अपन क्या बोलते हैं कि यू में हैव व्हाट, कि देयर में बी अ बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है, आप समझते होंगे बिजनेस साइकिल। सो बिजनेस के अंदर देर इज व्हाट, अप डाउन ऐसा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ऐसा तो ट्रेंड कैसा है बिजनेस का, तो इट इज व्हाट, अपवर्ड ऐसा। तो ट्रेंड ऐसा ऊपर जा रहा है, बट कभी अप्स एंड डाउन है, तो इरेक्टिक बिहेवियर से तो उसके हिसाब से, with a view to iron out the fluctuation. So if however it is noticed that results of 1 years under scrutiny were materially vitiated by exceptional factors like dispute है, natural calamities, pandemic, fire, war, he should eliminate। अगर कहीं दिखता है कि स्क्रूटिनी एक्सेप्शनल फैक्टर्स की वजह से अप्स एंड डाउन से, तो उसको फिर आपने कंसीडर करने का नहीं, उसको एलिमिनेट कर देने का। तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन में कुछ समय के लिए कोविड के टाइम पे बिजनेस बहुत चला तो उसको आपने कंसीडर नहीं करने का, यू शुड लीव दैट आउट। अभी थिएटर्स वालों का बिजनेस बंद हो गया था भाई, कोई जा ही नहीं रहा था। क्लासेस वालों का धंधा कम हो गया था भाई, बराबर, फेस टू फेस का एडमिशन बंद हो गया। तो ऐसा बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। यस, एक बार ये सारे हेडिंग्स आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट आइटम्स के लिए। मस्त चल रहा है सर।
चलिए, हाँ, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। सो बैलेंस शीट में अभी अपने पास कौन से आइटम्स है, आइए जरा देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर लिक्विड एसेट्स, आइडल एसेट्स जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, लाइबिलिटीज, टैक्सेशन, ये एसेट्स हो गया ये। अभी लाइबिलिटीज, कैपिटल, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, ये जो है, फिर ये इतना पार्ट खत्म होता है। फिर आगे और इंटरेस्टिंग पार्ट है, फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलो, सो अगले अभी ये पेजेस पढ़ते हैं, मजा आ रहा है यो। सो लेट्स स्टडी। सो फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम लोग बात करें, सो फिक्स्ड एसेट्स आर व्हाट यूजुअली कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, बराबर कि नहीं? सो फिक्स्ड एसेट्स यूजुअली आर शोन इन द अकाउंट्स एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, बट दे डू नॉट शो द एजेस ऑफ डिफरेंट एसेट्स। आप इसको अभी इतने सालों से आप ऑडिट कर रहे हो, अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीधा हम लोग क्या कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, बैलेंस शीट के फेस पे दिखाते हैं कौन सी एसेट कितनी नई है कितनी पुरानी है, उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं दिखाते। सो देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू ऑब्टेन एज एनालिसिस ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये हम लोग ने क्यों ऑब्टेन करना चाहिए? तो भाई समझ, मैं अगर तेरा बिजनेस को खरीद रहा हूं तो मुझे तेरे एसेट्स की वैल्यू वो परचेस कंसिडरेशन के लिए तो यूज करना है, वो ठीक है, बट ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि तेरी एसेट नई है कि पुरानी है। अगर पुरानी है तो मुझे वापस से खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए उनका एजिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो एसेट्स विच आर ओल्ड और ऑब्सोलीट वुड नेचुरली टू हैव टू बी रिप्लेस्ड। लॉजिक समझेगा आपको कि एजिंग क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि ओल्ड और ऑब्सोलीट है, वो अपने को क्या करना है, ओल्ड और ऑब्सोलीट, A needs to be what they are to be replaced. It is should be seen that their values are not in excess of their value of the service that they could be expected to render during the period of their active life, and they would fetch sale as scrap. उसके बाद नेक्स्ट अपने को देखना है क्या, इनके एजिंग के बाद टाइटल डीड शुड बी वेरीफाइड टू असर्टन व्हाट द ओनरशिप ऑफ सच एसेट्स, राइट। इन एडिशन वो हम लोग क्या देखना है, उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देखने हैं, इनकट फ्रॉम ईयर टू ईयर, कितनी बार उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, तो अपना वो कॉस्ट भी आएगा। इट शुड बी जज वेदर एसेट्स हैव बीन प्रॉपरली मेंटेन्ड, बराबर, कि वो एसेट्स को फिट एंड फाइन, जैसे आप गाड़ी आपकी सर्विसिंग कराते हो टाइम टू टाइम, तो वो गाड़ी अच्छे वर्किंग कंडीशन में चलेगी और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो आपको उसका मेंटेनेंस खर्चा देखना है, बराबर, टू सी वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली मेंटेन्ड। इफ नॉट, बाद में आपको, if not it might be necessary to incur heavy expenditure to put them in proper working condition future में, right? In such case allowances of this factor should be made value to assets. More particularly, it should be seen that if assets have been revalued, the increased depreciation charge should be adjusted against profit. Further, if the investigator has assured that the recoverable amount is less, तो AS 28 has been complied impairment of asset. Impairment आपको पता है ना, recoverable value, बराबर, if it is less than the carrying value, तो डिफरेंस जो होता है उसको अपन इंपेयर करते हैं, तो वो एसेट्स का वैल्यू पे आपको दिखाने का है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या क्या हुआ यहाँ पे, सो बॉस आपको डेटर्स का एजिंग लेना है, बराबर है। फिर उसके बाद उसके टाइटल डीड्स आपको देखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर का मेंटेनेंस का खर्चा आपको देखना है, ठीक है, उसके ऊपर मरम्मत करनी है कि वेदर इट इज प्रॉपर। फिर उसके बाद उसका रीवैल्यूएशन एंड AS 28 इम्पेयरमेंट। मार्जिन में भी लिखो और नोट्स में भी लिखो इसके बारे में।
लिख लिया? चलो, नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर क्लासिफाई करना है कि वेदर दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और वेदर दे आर शॉर्ट टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो वो इंटेंशन, पीरियोडिसिटी वो देखना है. सो अ करंट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट रेडिली रियलाइजेबल एंड देयरफॉर नॉट होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर. अभी ये आपको पता है, ये अभी ये स्टेज पे आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. सो नॉट मोर देन अ ईयर, बराबर, इट इज शॉर्ट टर्म एंड उसको तुरंत बेचने के लिए है. करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बराबर है करंट इन्वेस्टमेंट्स. इधर अपन क्या बोल रहे हैं, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करने का. और एज 13 जो है इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट. When there is a permanent decline in the value, then it is to be reduced to the recognized carrying amount should be reduced to recognize the decline. Clear ekdam? The carrying amount of long-term investment is determined on individual investment basis. Interest, dividends, and rentals receivable in connection with the investment are regarded as income. In some cases, such represent recovery of cost and should therefore reduce from the cost. Example, dividend out of pre-acquisition. जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ने डिविडेंड, कम डिविडेंड शेयर्स हमने खरीदे हैं, तो वो फिर शेयर्स के कॉस्ट में से हम लोग माइनस कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, चलो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, ये वैल्यूड कंसिस्टेंटली, बराबर है, was such that the value placed on did not include any element of profit. There should be allowance for damage, obsolete and slow moving inventories. जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग we provide for what is the normal loss, provision करके रखने का इसका. Then what we do is physical verification held by other parties and WIP as disclosed in the books. इधर इन्वेंट्रीज के लिए क्या लिखना है, वैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर लॉस, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन. ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या है, डेटर्स. In assessing the value, the following should be taken into account. So debtors के लिए provision for bad debt should be made in the relevant sales took place instead in the year, be made in the years in which the relevant sales took place instead of the year in which they have been written off, except when debts had to be written off on the account of slump or fall of the international prices during period subsequent to the period in which the sales had taken place. क्या बोलता है, whether provision for bad debt ये कौन से साल में करना चाहिए, in the years in which the sales took place, जिस साल हुआ है उसमें करना चाहिए, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ इन विच दे हैव बीन रिटर्न ऑफ. राइट ऑफ कभी भी कर सकते हैं उसको, प्रोविजन तो आपको उस साल में करना चाहिए कि आपको पता चल जाता है मिलेगा या नहीं मिलेगा करके. फिर द लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड और एक्सेसिव डिस्काउंट्स अलाउड, डिटरमाइन वेदर अंडर इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड इन ऑर्डर टू अफेक्ट द सेल्स. कि आप क्रेडिट पीरियड कितना देते हो, क्यों देते हो, क्या इससे सेल बढ़ता है, क्या वो पैसा रिकवर होता है, क्या कितना डिस्काउंट्स दे रहे हो आप लोग. इफ इट हैज बीन सो इट वुड इंडिकेट दैट द डिमांड फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंसर्न इन द मार्केट हैज बीन डिमिनिशिंग ग्रेजुअली. ये क्या बोलता है, अगर आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा देते हो, कोई भी इंसान अगर क्रेडिट पीरियड ज्यादा देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा बिजनेस अब उतना नहीं हो रहा है, तेरे को सेल करने के लिए तू लोगों को उधार दे रहा है ताकि कम से कम तेरा बिजनेस चले करके.
ऐसा, तो तुम गरज होते हैं तुम्हारी, एंड देन इसका एजिंग करना चाहिए। डेटर्स टू सेल्स रेशियो। पढ़ो डेटर्स के पॉइंट्स। चलो, now other liquid assets. It should be ascertained that assets described are readily realizable. Money with the bank in liquidation should be taken. ये आप पढ़ लो। Idle assets. On scrutiny, it may appear that certain assets are remaining idle and are not being properly applied in the business. ठीक है ना? रिमेनिंग आइडल मतलब क्या है कि वो जो इन्वेंट्री या कैश या बैलेंस इन द करंट अकाउंट, बराबर, वो आइडल है, वो मशीनरी, बराबर, तो ये सब क्या ऐसा आइडल पड़ा हुआ है। दीज में कम फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द एसेट्स, बराबर है। तो कोई आपका मशीन यूज नहीं कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। सम फिक्स्ड एसेट में भी अवेटिंग इंस्टॉलेशन। द कंपनी में होल्ड लार्ज कैश एंड बैंक बैलेंस जिसकी जरूरत नहीं है अभी। ऑब्सोलीट एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज। इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट to eliminate these idle assets if any after proper identification of the net worth of the business। तो proper net worth है क्योंकि ये आपको as they are not generating, as they are not generating रेवेन्यू, तो इसीलिए वो क्या करना है, उसको हटा देना उसको। सो ये आइडल एसेट्स। तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स में भी सेपरेटली एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। नेटवर्थ के लिए माइनस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस के लिए यस, कंसिडर इट प्लस। गॉट इट? यस। लाइबिलिटीज, द इंपॉर्टेंट, ये फास्ट करेंगे अभी। लाइबिलिटीज कैपिटल, ये अभी बहुत सिंपल है एकदम। सो द इंपॉर्टेंट मैटर टू इन्वेस्टिगेट इन दिस रिगार्ड is whether those are stated fully, understated, overstated। लाइबिलिटीज बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना होता है, उसके लिए कोई वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है, जो है वो है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप वो लाइबिलिटी को कम रिकॉर्ड करो या वो लाइबिलिटी को आप क्या करो, उसको ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा। So in other words, where the profits of the business have been inflated, suppressed by the of liabilities, or there are free reserves इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज। और ड्यू डिलिजेंस वाले केस में तो अपन ने हिडन लाइबिलिटीज भी देखी थी, राइट? सो एडजस्टमेंट वुड बी नेसेसरी। सेकेंडली, ascertain that the liabilities are not duly large, are not unduly large, not outstanding for a long time. It would be necessary to pay off some of them which could cause a drain in the liquid resources of the concern. The fact should be stated in the report. अभी लाइबिलिटीज का फंडा क्या है, आप समझिए बात को, कि लाइबिलिटीज चेक करनी है। कभी कभी क्या हो सकता है, ये लाइबिलिटीज, अभी देखो अपन बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का नेटवर्थ, ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट है एकदम। कभी कभी बच्चा हो क्या सकता है ना कि ये लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को कम या ज्यादा दिखाएंगे पिक्चर चेंज करने के लिए। हो सकता है लाइबिलिटीज को सप्रेस कर लिया, फ्री रिजर्व्स को
ज्यादा दिखा दिया और ऐसा एडजस्ट कर लिया उसको। इससे क्या होता है, प्रॉफिट आपका, नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ प्रॉफिट नहीं, नेटवर्थ इंपैक्ट होता है और उसी के बेसिस पे तो परचेस कंसिडरेशन निकलता है। कोई कोई लाइबिलिटीज बहुत लंबे समय से आउटस्टैंडिंग है, तो जब भाई तू बिजनेस को ले लेगा तो क्या हो जाएगा, तेरे को भरना पड़ेगा ना वो लाइबिलिटी, बराबर है। या कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा अनड्यूली लार्ज है, तो ये फैक्ट्स फिर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसी बात है। टैक्सेशन, जैसा हम लोग ने ड्यू डिलीजेंस पे भी टैक्सेशन का देखा था, अभी भी देख रहे हैं कि सारे असेसमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो तू बिजनेस ले लेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, तेरे को वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, बराबर। एंड एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। देयर शुड बी सी दैट देयर इज नो रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, पुराना असेसमेंट हो गया फिर से रीओपन हो गया तो तेरे तो लग गए भाई, बराबर है। तो पेनल्टीज वगैरह, टेम्पररी टैक्स बेनिफिट शुड ऑल्सो बी डिसरिगार्डेड, टेम्पररी टैक्स बेनिफिट डिसरिगार्डेड। ओके, नाउ कैपिटल, वेल बैलेंस्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स बराबर होना चाहिए। लो इक्विटी वुड हैंडीकैप द कंपनी इन रेजिंग फर्दर इक्विटी, फेवरेबल टर्म्स होने चाहिए ऑफ द कैपिटल कमिटमेंट, द कैपिटल इज रीजनेबल, वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, इज रीजनेबल compared to the fixed asset and working capital. Interpretation of the figures of fixed assets. चल भाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स, फिक्स्ड एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए कितना पैसा लगेगा when the asset becomes worn out or obsolete, and the expenditure which will be necessary, the amount required कि कितना रिप्लेसमेंट के लिए और कितना आप उसमें खर्चा करोगे, कितना पैसा चाहिए और उसमें से आप कितना खर्चा करोगे। नहीं समझा? इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स, फिक्स्ड एसेट्स के नंबर्स देख के आपको क्या देखना है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी नेसेसरी इन फ्यूचर इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेज। आज के तारीख में मतलब वो अपन क्या बोलते हैं इसको यार, कैपिटल बजटिंग, ये आया ध्यान में, कैपिटल बजटिंग की बात। टर्नओवर आपका ट्रेंड क्या है, कंसिस्टेंट है या फ्लक्चुएटिंग है। मार्केटेबिलिटी कि क्या आप प्रोडक्ट आपका नए मार्केट में लेके जा सकते हो, एग्जिस्टिंग मार्केट को फुल्ली एक्सप्लॉइट किया क्या, मतलब फुल्ली यूज किया है क्या, या एक्सप्लोर किया है क्या आपने उसको कि कौन से प्रोडक्ट बिक सकते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस पहले पढ़ा था। एंड कंपटीशन लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस इफ अदर मैन्युफैक्चरर्स एंटर द सेम। सक्सेसफुल कंपटीटर आ गया तो तुम्हारे बिजनेस की क्या बैंड बजेगी। तो ये आपको टर्नओवर के लिए जब फिगर्स देखते हो तो क्या कंक्लूड करना है आपको। जब तू फिक्स्ड एसेट के फिगर्स देखेगा, कंपेयर करेगा, एनालिसिस करेगा तो देखेगा कि अभी कितना खर्चा कर रहे हैं, वो एसेट को रिप्लेस करने के लिए कितना लगेगा। टर्नओवर से ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पढ़ो ये पूरा एंड तक, मतलब एंड तक इन द सेंस ये वाला पढ़ना है।
चलो, लास्ट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो अपना सीसीओडी डे टू डे बिजनेस में अपने को लगता है वो। सो इन मेकिंग द असेसमेंट the following matters should be taken into account: ratio of inventory to turnover, that is inventory turnover ratio, been increasing, if so it is a continuing or only a temporary trend. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ज्यादा बेच रहे हैं हम लोग माल, ठीक है। आर द ट्रेड पेएबल्स बीइंग पेड प्रॉम्प्टली और इज देयर अ बैकलॉग, समय समय पे पेमेंट कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आप किश्तों में पेमेंट कर रहे हैं या स्लो पे कर रहे हैं तो आप समझते हो कि बिजनेस स्लो हो रहा है। इफेक्ट ऑन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स and trade payables if the turnover is increased or if new products are introduced. Estimating future maintainable profits. Fluctuations in profits during the years under review should be examined after adjusting the profits. ये सेम पॉइंट है, ये पढ़ो, एस्टिमेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, वो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो वही बात है। ओके, तो यस, तो ये ऐसा एक बिजनेस का ओवरऑल व्यू अपने को लेने का है, ठीक है जी। सो डियर फ्रेंड्स, आज जो है ये लेक्चर अपना, आज बस इतना ही शॉर्ट लेक्चर रखते हैं आज, 1 घंटा 10 मिनट का। रीजन बीइंग आज बहुत बैक टू बैक सेशंस हो गए आज मेरे, तो उस चक्कर में द वोकल कॉर्ड्स ओवर हियर आर हर्टिंग वेरी मच। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। और आज का जो ये डिस्कशन जो हुआ ना, इस बेसिस पे हमें ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये करने में बहुत मजा आएगा। अभी मतलब क्या है, अपन जनरल देखे थे, तो अभी इधर स्पेसिफिकली अपने को ये स्टैट्यूटरी सेक्शन नंबर 216, 210, 212, 213, 216, इसके हिसाब से कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है उसको स्टडी करेंगे। सो एक दिन हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकेंड डे हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टैट्यूटरी वाला। सो ऐसा ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। सो बस डिटेल में पढ़ना है अपने को इसको, और इसमें तो क्या है, 210, 12, 13, 16 तो डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट ए, तो आपको करना ही है। बस नॉन स्टैट्यूटरी लिस्ट पढ़ना है, बहुत इजी है। और जैसे हम लोग अभी जैसे बात करें ना ये, तो यही ऐसे ही एक एक इन्वेस्टिगेशन करते जाना है अपने को। ओके, सो लेटर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज वेरी इजी। कल मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।